पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट को, वर्ब को और मतलब वाक्य के स्ट्रक्चर को समझा था कि वाक्य में क्या क्या होता है, और हमने जाना था कि हर वाक्य का फॉर्मेट क्या होता है। मतलब बेसिक चीज़ें हमने पिछली क्लास में जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब टेंस की तरफ आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप आज पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जो पीछे आपको दिख रहा है इम्परेटिव सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेजी का इसमें सबसे छोटा वाक्य यहीं से बनता है। इसलिए हम लोग, मैंने कहा भी था कि हम जीरो से शुरू करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ही क्या होता है कि हम वाक्य का सबसे छोटा वाक्य बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है। और साथ ही यदि आपने पिछले क्लास के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखिएगा तब तक आगे के वीडियोज़ आपको समझ में नहीं आएंगे। ये सभी वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। पीछे जाकर अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को अभी स्किप कीजिए, जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर आकर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहीं पर मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और उसी के आधार पर हम लोग पूरे टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि सामने वाले को कोई आदेश, सलाह या कोई निवेदन करना होता है तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य नियम क्या होता है? इसका सामान्य नियम होता है वर्ब वन होता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है और कैसे वाक्य में इसे पहचानते हैं। ठीक है, तो उसे ज़रूर आप जाकर देख लीजिए। तो देखिए, इसका जो सामान्य नियम होता है वो क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को कोई आदेश देते हैं। अपने से छोटा होगा तो आदेश देंगे, अपने से बड़ा होगा तो निवेदन करेंगे, और अपने बराबर होगा या किसी को सलाह देना होगा तो हम सलाह देंगे इस वाक्य के तहत। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ। ठीक है, उसे तोड़ो, उसे बुलाओ। ठीक है, ये सब क्या हैं? आदेशवाचक हैं। इसमें हम लोग कमांड करते हैं, मतलब आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य लें हम, केवल एक छोटा वाक्य, सबसे छोटा वाक्य हम लेते हैं, पढ़ो। ये भी क्या है? एक वाक्य है, और शब्द क्या है इसमें? सिर्फ एक ही शब्द है। ठीक है ना। और पढ़ो, पढ़ना क्या है? एक वर्ब है। हम जानते हैं पढ़ना क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल क्या है? पहले वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी वाक्य में होगा, उसे बस सिर्फ सजा देना है हमको। पहले वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे कि पढ़ो, तो पढ़ो की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो ये हमारा अनुवाद हो गया, रीड। ये क्या हो गया? एक छोटा सा वाक्य हो गया, पढ़ो। हमने आदेश दिया अपने से छोटे को कि पढ़ो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुवाद, रीड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएं और कहें किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पढ़ना क्या है? वर्ब है। मैंने बताया था पढ़ना क्या है? वर्ब है। ठीक है ना। और क्या पढ़ा जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है। तो किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया जिस पे घटित होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, वर्ब मिल रहा है, फिर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, रूल क्या है? हम देख रहे हैं पहले वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो लिखेंगे रीड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बुक। तो ये क्या हो गया हमारा? रीड बुक, यानी एक किताब, और किताब पढ़ो। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा दें, जैसे हम ऐसे करें कि सुबह में किताब पढ़ो, सुबह में किताब पढ़ो। तो इसमें क्या क्या है? हमें पहले पहचानना है कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन अदर वर्ड है। तो पढ़ना क्या है? वर्ब है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है। तो किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीज़ें बचती हैं वो क्या होता है? अदर वर्ड होता है। तो सुबह में क्या है? अदर वर्ड है। इसमें तीन चीज़ें ही होती हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। ठीक है, तो पहले हमको वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद जो भी रहेगा वो क्या होगा? अदर वर्ड होगा, और उसकी अंग्रेजी हमें अंत में लिखनी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना का रीड। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, तो रीड बुक। उसके बाद अदर वर्ड क्या है? सुबह में, तो क्या लिखेंगे? पहले इन द मॉर्निंग में की अंग्रेजी, फिर सुबह में की अंग्रेजी। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग।
ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है, हम लोग उल्टा लिखते हैं, जैसे कि सुबह में है तो मे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, सुबह की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो मे की अंग्रेजी हमने क्या लिखा, इन लिखा, उसके बाद सुबह की अंग्रेजी क्या हो गया, मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह हम बनाएंगे। चलिए आगे भी कुछ वाक्य को समझते हैं, और यदि आपको समझ में ना आए, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे जो जहाँ दिक्कत हो रहा हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ वाक्य देखते हैं। इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि पहले हमको वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद अदर वर्ड लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। जैसे कि हम आगे अब कुछ वाक्य लें। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, यहाँ बैठो, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हम लोग बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसका प्रयोग हम लोग बोलचाल में बहुत अधिक करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग यहाँ आओ, वहाँ जाओ, यहाँ बैठो, इन सब चीज़ों का प्रयोग हमेशा ही आप लोग करते हैं, ठीक है ना, बोलचाल में हमेशा इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, पहले तो हमें पहचानना है वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर अदर वर्ड क्या है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आओ, आना क्या है, एक काम है, तो यह क्या है, यह वर्ब है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना प्रतीत होता है वह क्या होता है, वर्ब होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यहाँ आओ, कहाँ आना है, यहाँ आना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्रिया कहाँ घटित हो रही है, आने का काम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें अदर वर्ड है ही नहीं, क्योंकि कोई और शब्द तो है नहीं इसमें, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो इसे बनाएंगे, आना का क्या होता है, कम, ठीक, और यहाँ का क्या होता है, हियर, यानी कम हियर, ठीक है। एकदम आपको दिख भी रहा है स्पष्ट। चलिए आगे देखिए, आगे है वहाँ जाओ, ठीक है। तो वहाँ जाओ, तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए कि इसमें कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन वर्ब है और कौन इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो जाओ है वह क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्योंकि जाने का, जाना क्या है, एक काम है, एक कार्य हो रहा है, ठीक है ना। जाना शब्द से क्या हमको लग रहा है कि एक कोई कार्य हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ जाया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ जाया जा रहा है, वहाँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जाने की क्रिया जहाँ हो रही है, जाने की क्रिया जहाँ हो रही है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कहाँ जाया जा रहा है, वहाँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल बनाना है हमको पहले जाना की अंग्रेजी लिखना है, तो जाना का क्या होता है, गो होता है, ठीक है, और वहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर, गो देयर। हो गया, हमारा अनुवाद हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ बैठो, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका भी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या अदर वर्ड है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो देखिए, बैठना जो है ये क्या है, एक काम है, क्योंकि कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, कोई बैठ रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। खड़ा होना कार्य है, बैठना कार्य है, क्रिकेट खेलना कार्य है, ठीक है ना, बोलना कार्य है। इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा खत्म हो रही है, बैठेंगे, बोलेंगे या कुछ भी करेंगे या सांस लेंगे तब भी क्या होगा, ऊर्जा खत्म होगी, और ऊर्जा खत्म होना ही क्या है, कार्य है, ठीक है। तो बैठना क्या है, एक कार्य है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ बैठा जा रहा है, यहाँ बैठा जा रहा है, क्रिया किस पे घटित हो रही है, यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम लोग अब बनाएंगे। बैठना क्या होता है, सीट होता है, ठीक, और यहाँ का क्या होता है अंग्रेजी, हियर, तो क्या हो जाएगा, सीट हियर। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों का अनुवाद, ठीक है। चलिए आगे कुछ और वाक्य को देखते हैं, थोड़ा इससे बड़ा वाक्य देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कुछ वाक्य हैं कि उसे यहाँ बुलाओ। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ब क्या है, तो बुलाना क्या है, एक कार्य है, तो बुलाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि बुलाना क्या है, एक कार्य है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है ना।
तो किसे बुलाया जा रहा है, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, कहाँ बुलाया जा रहा है, किसे बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड नहीं है, क्योंकि बुलाने का कार्य जो है वो क्या हो रहा है, दोनों पे घटित हो रहा है, क्योंकि उसे बुलाया भी जा रहा है और कहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाए तो हम देखते हैं कि उसमें जो सजीव होता है उसको उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और जो निर्जीव होता है उसको हम उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं उसे किसके लिए किया गया है, तो उसे किसी आदमी के लिए किया गया है, ठीक है ना। उसे का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसी लड़का या लड़की के लिए किया गया है, किसी आदमी के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लिविंग है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो पहले हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कॉल, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन लिखना है हमको, सजीव वाला, तो उसे का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो कॉल हिम, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है यहाँ, तो इसको लिख देंगे कॉल हिम हियर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम। आगे देखिए, मुझे शाम को पढ़ाओ, तो पढ़ाना क्या है, एक वर्ब है, काम है, ठीक है। उसके बाद किसे पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया किस पे घटित हो रही है, मुझे पे हो रही है, तो मुझे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, अब क्या बच जा रहा है, तो अब अदर वर्ड बच जा रहा है। तो वाक्य में जो भी चीज़ें बची हैं वो अब क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। हमको सिंपल सजा देना है, पहले वर्ब लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, शाम को, तो क्या हो जाएगा, इन इवनिंग, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। आगे देखिए, आगे है मोहन को यह किताब दो, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देना क्या है, वर्ब है, देना है, कोई कार्य है, कार्य हो रहा है एक, तो इसमें क्या है, ये वर्ब है, क्या दिया जा रहा है, तो यह किताब दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट है, किसको दिया जा रहा है, मोहन को दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इसमें सजीव मोहन है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा, और ये निर्जीव है तो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। यानी पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद इस निर्जीव की अंग्रेजी लिखनी है। और ध्यान रखिएगा, यह किताब है, तो दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। यह किताब, तो दिस बुक होगा ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस बुक, यह किताब, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या मिला हमको, वर्ब मिला दो, तो देना का क्या होता है, गिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट 1 मोहन, तो क्या हो जाएगा, गिव मोहन, या गिव टू मोहन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दिस बुक, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह हो जाएगा दिस बुक, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्य को। चलिए कुछ और बड़ा बड़ा वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि वहाँ खेलो, तो खेलना क्या है, वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, और कहाँ खेला जा रहा है, वहाँ खेला जा रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खेलने की क्रिया किस पे घटित हो रही है, वहाँ हो रही है। तो खेलना का हो गया प्ले, और उसके बाद वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर, तो प्ले देयर, ठीक है। उसके बाद है सुबह में फुटबॉल खेलो, तो इसमें खेलना क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या खेला जा रहा है, तो फुटबॉल खेला जा रहा है, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बच जा रहा है वो क्या होगा, अदर वर्ड, क्योंकि वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, अब जो बचा वो क्या हो गया, अदर वर्ड। अब हमको सिर्फ सजा देना है, पहले वर्ब की अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, सुबह में, तो पहले में, उसके बाद सुबह, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, ठीक। आगे देखिए, आगे है बस से पटना जाओ, तो जाना क्या है, वर्ब है, और पटना क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि कहाँ जाया जा रहा है, तो पटना जाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच जा रहा है हमारे पास, बस से, तो ये क्या होगा, अदर वर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए जाना का क्या हो जाएगा, तो जाना का गो। अब देखिए जाना के साथ, गो के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जब लक्ष्य निर्धारित हो, ठीक है। जैसे कि इसमें फिक्स है कि हमको कहाँ जाना है, जैसे कि पटना जाना है, ठीक है ना। तो यह एक लक्ष्य है इसके पास कि जाना हमको कहाँ है, पटना जाना, तो इसमें क्या लगेगा, गो टू लगेगा। और यही रहता है कि वहाँ जाओ, तो हमको ये फिक्स नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है कि हमको यहीं जाना है, ठीक है ना। तो वहाँ टू नहीं लगता है, सिर्फ गो देयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गो टू होगा, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित है, तो गो टू पटना।
उसके बाद क्या है, बस से। तो ध्यान रखिएगा से की जो अंग्रेजी होती है वह बाई होगा यहाँ पे, क्योंकि यातायात साधन के लिए से की अंग्रेजी क्या होती है, बाई होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई बस, गो टू पटना बाई बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब प्लीज़ का प्रयोग देखते हैं, क्योंकि जब हम अपने से बड़ों से निवेदन करते हैं तो उसमें हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम उस वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने से बड़ों से निवेदन करते हैं, जैसे कि हम अपने से बड़े से कहेंगे तो क्या कैसे कहेंगे, तो हम बुलाएंगे उन्हें यहाँ आइए। ठीक है ना, कोई काम अगर कहना हो तो क्या करेंगे कि यह कीजिए, या फिर किताब खरीदिए, या फिर उसे बुलाइए, ऐसे हम कहेंगे। नहीं, अपने से बड़ों से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस समय जब हमको रिक्वेस्ट करना होता है तो हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। और प्लीज़ का प्रयोग हम क्या करते हैं, या तो वाक्य के पहले कर दें या फिर वाक्य के बाद में, दोनों जगह किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं प्लीज़, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों जगह यह सही है। वाक्य पूरा बनाने के बाद प्लीज़ का प्रयोग या तो पहले आप कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए। जैसे कि हम बोलें कि फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए। ठीक है, तो इसमें हम इस वाक्य में देख रहे हैं कि हम अपने से बड़े से कह रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, खेलना का क्या हो जाएगा, तो खेलना का हो जाएगा प्ले। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपने से बड़े से कह रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कामा देकर प्लीज़ लगा देंगे। ठीक है, तो ये या फिर यहाँ पे कामा हम नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, प्ले फुटबॉल प्लीज़। ठीक है, क्योंकि हम अपने से बड़े से कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्ले फुटबॉल प्लीज़। ठीक है, या फिर हम ऐसे ही बना सकते हैं, प्लीज़ का प्रयोग हम पहले भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ और कामा देंगे और लिखेंगे प्ले फुटबॉल, प्लीज़ प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये दोनों वाक्य सही है। प्लीज़ का प्रयोग या तो हम पहले करें या बाद में करें, दोनों जगह सही। हाँ, लेकिन प्लीज़ का प्रयोग हम लोग बीच में नहीं करेंगे। प्लीज़ का प्रयोग या तो वाक्य के पहले या फिर वाक्य के बाद में करेंगे, जब भी अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करना हो तो। जैसे कि दूसरा अगर हम वाक्य लें कि उसे पढ़ाइए, उसे सुबह में पढ़ाइए, उसे सुबह में पढ़ाइए। ठीक, तो ये हम अपने से बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसे हम बनाएंगे, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, उसे, किसे पढ़ाया जा रहा है, उसे को पढ़ाया जा रहा है, तो उसे का हिम, तो टीच हिम। उसके बाद क्या बचा, सुबह में, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो टीच हिम इन द मॉर्निंग, टीच हिम इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम अपने से बड़े से कर रहे हैं तो इसमें प्लीज़ लगाएंगे, तो हम अंत में क्या लगा देंगे, प्लीज़ लगा देंगे, टीच हिम इन द मॉर्निंग प्लीज़। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि प्लीज़ टीच हिम इन द मॉर्निंग। ऐसे दोनों तरह से यह वाक्य जो है सही होगा। या तो प्लीज़ का प्रयोग हम पहले कर लें या फिर प्लीज़ का प्रयोग बाद में करें, दोनों तरह से यह वाक्य क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करते वक्त प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूप में एक वाक्य दे देते हैं, 2 वाक्य देते हैं, जिसका ट्रांसलेशन आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। पहला वाक्य है कि राम को यहाँ बुलाइए, राम को यहाँ बुलाइए। ठीक है, और दूसरा वाक्य है उसे सुबह में भोजन दो।
इन दोनों वाक्यों का अनुवाद आप नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे। जिसका अनुवाद सही होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं इन दोनों का वाक्य। नंबर देकर बस आप इंग्लिश लिख दीजिएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर का बस आप अनुवाद लिख दीजिएगा, अंग्रेजी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में ही जब किसी को मना करना हो तो कैसे बनाएंगे, तो डोंट का यूज होता है उसमें, तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये दोनों वीडियो देख लें। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये डेमो वीडियोज़ हैं, और इसका जो पेड वर्जन है, मतलब इसका जो आप लोग अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस कोर्स में 3 महीने के अंदर आपको, या फिर आप 12th में हो या 10th में हो या फिर आप 10th पास कर चुके हों, तो आपको 3 महीने में अंग्रेज़ी का जो ग्रामर है उसे फुल पढ़ा दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। आपको फिर अंग्रेज़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस जो ये 499 रुपये का आपका ये जो कोर्स है, इसको मात्र 149 रुपये में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है इस लॉकडाउन को देखते हुए, ठीक है। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए और जल्द ही इस परचेज़ को इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इसके लिए आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यह कोर्स आपको टीचमेंट ऐप पर मिलेगा, जहां से आप ये जो क्लासरूम आईडी है वह डालकर उस कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उस टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासरूम आईडी सर्च कर लीजिएगा उसमें, उसके बाद ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। या फिर आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।